जी बच्चों, आज हमारा FSC ICS पार्ट 1 इसका ऑनलाइन क्लासेस में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 6 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रा गौर से आप देखिएगा। बड़ा आसान भी है, बस डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है। अच्छा, इसको करने से पहले पिछले टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले सकते हैं, जिसमें हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक ये वाला फॉर्मूला देखा था। और इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से एब्सोल्यूट आंसर नहीं आता। असल में ये फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी की जो तब्दीली है उसको फाइंड कर सकता है। तो इसलिए इसको हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की किसी गिवन पॉइंट पर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे वो हम आज देखेंगे। इसके अलावा ये भी एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला अभी लिखा है, इसके लिए कंडीशन ये थी कि कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट नहीं है, नो फिक्स रेफरेंस पॉइंट। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हम एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक बात करेंगे। फिक्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि हम एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक अगर बात करें तो एब्सोल्यूट जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कोई एक फिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू आ सकती है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को आज हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात, जो रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पर लेना है वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये दो चार बातें हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह की होगी। फर्ज करें ये अर्थ है, अर्थ का ग्लोब है फर्ज करें, और इसके मास को मैं कैपिटल M से जाहिर कर देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, और आपसे ये कहा जाता है कि इस स्मॉल m ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। तो इसका मेथड ये है, आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अवे ले जाते जाएं, इतना अवे ले जाएं कि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चले जाएं। फर्ज करें ये जो बाउंड्री मैं लगा रहा हूं ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को जाहिर कर रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को गिवन पॉइंट से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर ले जाना है। अब हमें ये पता है कि हमें भी बिल्कुल नहीं पता कि अर्थ की ग्रेविटी कहाँ जाके ख़त्म होती है, यानी कोई बाउंड्री उसकी हमें नहीं पता। अगर आपको किसी चीज़ का ना पता हो या किसी चीज़ के बारे में आप इमेजिन ना कर सकते हो, तो फिर उसके लिए हम इन्फिनिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी हम फर्ज करेंगे कि हम कहाँ पे ले जा रहे हैं इसको, इन्फिनिटी पर। तो इनिशियल पॉइंट आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट वो वाला होगा जहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, जहां हमने ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। अच्छा, इसके लिए जब आप ये सारा कुछ कर रहे होंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क हुआ है, यानी वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने जितना वर्क किया होगा इसे हम नाम देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं इस डेफिनेशन को एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। Absolute potential energy of an object at a given point is equal to work done by the force of gravity in moving the object from that point to infinity. And what do we mean by infinity?
आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की छोटी सी डेफिनेशन। अब हम इसको स्टेप वाइज लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताई, मैं दोबारा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी, यानी गिवन पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाए वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हमने वर्क किसकी वजह से कैलकुलेट करना है, हमने वर्क कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। हम ये भी जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से काफ़ी दूर लेके जाना चाहते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये कांस्टेंट नहीं रहती। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए ये भी फॉर्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट का वेट है, जो हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ये याद रखें कि ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी एक पोजीशन पे हम निकालना चाह रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जितना हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कमी आती जाएगी। यानी हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मूला हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी में जो कमी आ रही है उसके बारे में नहीं बताता। तो इसलिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो ये वाला फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होगी? कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी अर्थ, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट यानी वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, और नीचे जो स्मॉल आर आप देख रहे हैं ये इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि हमारे पास ये है अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है। फर्ज करें ग्लोब थोड़ा ख़राब बन गया, फर्ज करें ये सेंटर है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, और फर्ज करें ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट 1 पर है। हमें पॉइंट 1 पर ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, यानी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इन्फिनिटी को यहां पर शो नहीं किया गया। फर्ज कर लें कि हम पहले ये कहते हैं कि पॉइंट 1 को अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड 1 से n तक ले जाते हैं। पॉइंट 1 से कहां तक ले जाते हैं? n तक। पहले हम इस सारे पाथ के थ्रू वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अब चूंकि यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी में मुसलसल कमी आती जाएगी। इसका मतलब है दिस फोर्स इज नो मोर कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, यानी यहां पर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो फिर वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। और आपको याद होगा इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक में हमने उस मेथड में क्या किया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमने उस पूरे पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया था। इतने छोटे इंटरवल्स में आप डिवाइड कर लें कि हर छोटे इंटरवल के लिए फोर्स तकरीबन कांस्टेंट बिहेव करना शुरू कर दे। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। हम ऐसा करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से 2 तक लेके जाएंगे, फिर पॉइंट 2 से 3 तक लेके जाएंगे, फिर 3 से 4 तक लेके जाएंगे। इसी तरह चलते चलते पॉइंट n से जो पिछला पॉइंट होगा वो जाहिर बात है क्या होगा, n-1। इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान मूव करेंगे और अलग अलग वर्क कैलकुलेट करके फिर टोटल वर्क के लिए सारे छोटे छोटे वर्क्स को ऐड कर देंगे। यही हमारा इस टॉपिक का काम है। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट 1 का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r1, पॉइंट 2 का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r2। लेकिन इस वक्त ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 और 2 के दरमियान मूव करवाया जा रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जनरल फार्मूला में क्या आ रहा है, स्मॉल r। स्मॉल r ना तो r1 है ना r2 है। तो ऐसा करते हैं, स्मॉल r को हम फर्ज कर लेते हैं, ये एरो भी थोड़ा गलत लगा हुआ है, स्मॉल r को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट 1 और 2 का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है। पॉइंट 1 और 2 के मिड पॉइंट से अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसे आप स्मॉल r कंसीडर कर लें। ठीक हो गया। अब स्मॉल r भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है
इसे हमने डेल्टा आर से जाहिर किया हुआ है। और अगर आप गौर करें डायग्राम के मुताबिक डेल्टा आर किसके इक्वल बन रहा है, R2 माइनस R1, बड़े डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को माइनस कर दिया। अब मैं डेरिवेशन की तरफ आता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये काम चलता जाएगा। इस सारी स्टोरी जो है, जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई है, वो सारी थ्योरी में लिखी हुई है। सबसे पहले जी जैसे मैंने आपको बताया कि R क्या है, R1 और R2 का एवरेज है। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, जितने नंबर हैं उन दोनों को, उन सब को ऐड करें और टोटल तादाद से डिवाइड कर दें। अब हमारे पास एवरेज निकालने का क्या मेथड है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये R किस किस का एवरेज है, ये R1 का और R2 का एवरेज है, तो इसलिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह डेल्टा R किसके इक्वल है, R2 माइनस R1, यहाँ से R2 की वैल्यू निकाली, R2 किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस डेल्टा R। R2 की ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर दी, डेल्टा R प्लस R1। तो R1 R2 में ऐड होगा, R1 R1 में ऐड हो गया 2R1, और डेल्टा R वैसे का वैसा। इस डिवीजन को अलग कर लिया, आपके पास R जो है उसकी ये वाली वैल्यू बन गई। अब चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूला में हमें R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ा। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आप a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या लिखा हुआ है, R1, और b की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल्टा R। इसके नीचे यहाँ पे 2b आ रहा है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड पे डेल्टा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया, R1 का स्क्वायर बन गया डेल्टा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया, और R1 इंटू डेल्टा R। अब डेल्टा R जो है, ये बात याद रखें, जैसे हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट किया था, और हमने ये कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल हैं वो बहुत छोटे रखने पड़ेंगे, यानी दिस डेल्टा R इज वेरी 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 स्मॉल। ये इतना स्मॉल होता है कि हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर मजीद छोटा हो जाएगा। तो इसलिए स्मॉलर वैल्यूज के स्क्वायर और उनकी हायर पावर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। मैं कैसे कह सकता हूं कि स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर जो है वो मजीद छोटी वैल्यू होती है। देखें, अगर मैं आपसे कहूं 0.1 का स्क्वायर लेना है तो 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01। देखें 0.01 0.1 से भी छोटी वैल्यू है। तो अगर हम इनका मजीद स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे तो आंसर मजीद छोटा होता जाएगा। इसलिए आसानी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर्ड। तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बच गई, राइट हैंड साइड पे R1 का स्क्वायर और R1 डेल्टा R। अब डेल्टा R की वैल्यू पुट कर दी R2 माइनस R1, फिर R1 को अंदर दोनों तरफ से दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास R1 R2 और माइनस R1 स्क्वायर बन गया। ये R1 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और सिर्फ हमारे पास बच गया R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2। R स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया R1 R2 और आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला की शक्ल से आपको समझ आ रही होगी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किन 2 पॉइंट्स के दरमियान वैलिड है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक। अब मैं दोबारा उस मेन डायग्राम की तरफ जाता हूँ और उसमें कुछ छोटी सी हम बात कर लेते हैं। ये देखें, हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रहे थे, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था। हम ये जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इसलिए अभी हम डेरिवेशन जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे हम 1 और 2 के दरमियान वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, और 1 और 2 के दरमियान वर्क कैलकुलेट करते हुए जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ये देखें, तो एंगल की जगह हम लिखेंगे 180। हम जानते हैं cos 180 क्या होता है, -1, तो उसका नेगेटिव साइन जो है ये बाहर आ गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जगह हम क्या लिखेंगे, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा, -GMM डिवाइडेड बाय R1 R2 साथ डेल्टा R वैसे का वैसा, डेल्टा R को ओपन करके लिखा R2 माइनस R1। नीचे वाला जो R1 R2 है इसको अंदर ले गए, अंदर जाएगा तो ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दरमियान में नेगेटिव साइन है। तो फर्स्ट टर्म में ये आप देखें ये R2 से कैंसिल हो गया है, सेकंड टर्म में R1 R1 से कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 आ गया। ये हम बात कर रहे हैं 1 और 2 के दरमियान। फिर हम सिमिलरली का वर्ड लिखेंगे, और जब हम सिमिलरली का वर्ड लिख देते हैं तो समझे हमारा काम आसान हो गया है।
फिर हम पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक की बात करेंगे, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक की बात करेंगे। ये देखें, अभी हमने सिर्फ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की बात की थी। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पॉइंट 2 से पॉइंट 3, पॉइंट 3 से पॉइंट 4, अप टू सो ऑन, चलते चलते n तक। तो ये सारे वर्क जो है इनको हम सिमिलर फार्मूला की मदद से लिख सकते हैं। देखें, ये वाला जो वर्क है 1 से 2 के दरमियान था, तो पहली टर्म में 1/r1 आया, दूसरी टर्म में 1/r2 आया। तो अगर 2 से 3 के दरमियान हो तो पहले r2 आएगा, फिर r3 आएगा। इसी तरह आखिरी इंटरवल के लिए n-1 से लेके n तक जाना पड़ेगा और आपके पास ये आ जाएगा 1/rn-1 माइनस 1/rn। सारे वर्क्स को ऐड किया, जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक टर्म जो है ये कॉमन आ जाएगी। कौन सी टर्म कॉमन आएगी? -gmm, ये टर्म कॉमन आ गई और ब्रैकेट के अंदर सारी जो रेशोज हैं वो आ जाएंगी। अब अगर हम गौर करें इन सारी रेशोज के ऊपर, तो इन सारी रेशोज में पहली और आखिरी टर्म के अलावा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनके अलावा अंदर वाली सारी टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। हर पॉजिटिव टर्म के पीछे नेगेटिव टर्म मौजूद है, हर नेगेटिव टर्म के आगे उतनी ही पॉजिटिव टर्म मौजूद है। सो ये सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर बाहर नेगेटिव साइन भी है, इसको याद से आपने रखना है। अच्छा जी, फिर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो जो बेसिक डेफिनेशन थी, जिसमें हम कहते थे जी हमने ऑब्जेक्ट को गिवन पॉइंट से इन्फिनिटी पर लेके जाना है, लेकिन यहाँ तो हम पॉइंट 1 से n तक लेके गए थे। तो अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट n को इन्फिनिटी पे कंसीडर करना पड़ेगा आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फिर पॉइंट n का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है यानी rn, वो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। हम जानते हैं जब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ले तो आंसर 0 आता है, तो ये आपका 0 आ गया। तो सेकंड टर्म में आपको 0 पुट करना पड़ेगा, वो ख़त्म हो गई। आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म में ये आंसर बच गया। अब ये तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है किस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की जिसका मास स्मॉल m है, किस पॉइंट पर, पॉइंट 1 पर, जो सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस पे। लेकिन अगर मैं फार्मूला को थोड़ा सा जनरलाइज करूं, यानी मैं आपसे ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये है जी अर्थ का ग्लोब। ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, r डिस्टेंस पे मौजूद है। अर्थ का मास है कैपिटल M, उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। तो इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? आप सिंपली क्या कह सकते हैं, -gmm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से जाहिर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हम डिस्कशंस कर सकते हैं। नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि हम अर्थ की अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, और हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट थी और वर्क के साथ नेगेटिव साइन आ गया। अब आप एक और बात देखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से अवे ले जाते जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इस रेशो की वैल्यू कम होती जाएगी, और हम ये भी जानते हैं कि नेगेटिव नंबर के कम होने का मतलब क्या होता है कि वो असल में इजाफा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि -9 बड़ा है या -8 बड़ा है। हम जानते हैं -8 बड़ा है, -7 उससे बड़ा है, -6 उससे बड़ा है, अप टू सो ऑन, और 0 इन सब से बड़ा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर हम अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट को अवे ले जाते जाएंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन जब हम r इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएंगे, यानी नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? 0। तो ये बात याद रखें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर 0 होने का यहाँ पर क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, यानी आज़ाद हो गया है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम यानी 0 हो गई है। ठीक है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, फिर इससे उल्टी बात होगी, r डिक्रीज होगा और u जो है ये
मोर नेगेटिव हो जाएगा, यानी यू भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो फिर जाहिर बात है जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप गौर करें, अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर ही पड़ा होता, यानी ये अर्थ का सरफेस है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस है ये तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही होता है। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने कर लिया है, और मैं आपको स्क्रीन पर एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इसको याद करना। तो ये देख लें, ये डायग्राम थी, ये था जी थोड़ा सा थ्योरी वर्क। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में हमने एवरेज डिस्टेंस से शुरू किया। सबसे पहले हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है वो बनाया, ये वाला। उसके बाद फिर हमने वर्क कैलकुलेट किया सिंगल स्टेप के लिए, फिर हमने सिमिलरली लगाकर सारे स्टेप्स का वर्क जो है उसी तरह लिख दिया, और उसके बाद सारे वर्क्स को सम कर दिया। पहली और आखिरी टर्म के अलावा अंदर वाली कैंसिल हो गई। फिर हमने ये n को इन्फिनिटी पे कंसिडर किया और ये सारा कुछ आ गया। तो ये था जी आपका चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको बड़े गौर से आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एस्केप वेलोसिटी वो करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।